हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि इस चैनल में आपको विज्ञान, गणित तथा इंग्लिश के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो के क्रम में हम आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के बारे में बताते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर और उसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स यहाँ पे देखिए क्या होता है, उसका संगठन है, लैंग्वेज का संगठन, भाषा का संगठन इसमें देखा जाता है, जो कि ग्रामर के नियमों के आधार पर उसकी बनावट होती है, तो उसको कंपोजिशन के अंतर्गत लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, जो कि इंग्लिश ग्रामर पर आधारित होगी। और इस पर हमें देखिए वीडियो बनाने का अभी तक मौका नहीं मिला था, तो आज हम इसमें इंग्लिश ग्रामर को लेकर चलते हैं और इसकी ज़ीरो लेवल से शुरुआत करते हैं, जो कि लर्नर्स के लिए जो है, इंग्लिश जो नए-नए सीखने वाले हैं या जो सीख रहे हैं, पहले से कुछ सीखे हुए हैं, तो सबके लिए इसमें शामिल करते हुए, सबकी ज़रूरतों को शामिल करते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और इसमें आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हमारे चैनल में, जो कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से होगी। उसको आप देखते चलिए, तो उसमें क्या है, सारे ग्रामर के जितने भी वीडियोज़ होंगे वो सब एक जगह एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाया करेंगे। तो इसके अलावा भी हमारे जो क्लास वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक के ग्रामर अभी पढ़ रही है इसमें। तो अच्छा, ये जो ग्रामर है ये क्या है, कॉमन है, देखिए सबके लिए है। ये तो चाहे क्लास 6 का हो, 5 का हो, 4 का हो या 8, 9, 10, 11, 12, तब सबके लिए ये ग्रामर है, कॉमन होती है, ये सबको ज़रूरत होती है इसकी। और सबको जब लैंग्वेज जब सीखा जाता है, क्योंकि लैंग्वेज सबसे मतलब होता है, तो निचले लेवल से या हाई लेवल तक की जो ग्रामर है वो सब इसमें शामिल करते हुए हम इसमें लेते हैं और इसकी वीडियो बना के आपको इसमें डालते जाते हैं। और इससे आपको आगे चल के मतलब जब वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी स्पीकिंग करने की, लैंग्वेज को लिखने की, ट्रांसलेट करने की, ग्रामर में एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है, मतलब बहुत सारी इसमें स्टेप हैं। वो स्टेप बाय स्टेप आगे चल के हम लेते चलेंगे। तो आज इसकी जो शुरुआत है वो हम ज़ीरो लेवल से करते हैं। तो अब इसमें देखिए पहले क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है ग्रामर की, ग्रामर क्यों ज़रूरी है? देखिए किसी भी भाषा की जो मजबूती है वो उस पर ग्रामर पे टिकी होती है। जैसे कि कोई बिल्डिंग होती है, जो अगर उसका टिकाऊपन हमको देखना है तो क्या उसकी नींव मजबूत करना होता है। तो इसी प्रकार से कोई भी भाषा की जो मजबूती है वो उसकी ग्रामर पर आधारित होती है, उस ग्रामर पर टिकी होती है। तो इसीलिए हम इस कह सकते हैं कि ग्रामर जो है किसी भी लैंग्वेज का जो है वो बैकबोन होता है, वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो इस तरीके से ग्रामर को सीखना क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। क्या है कि आजकल को बहुत से लोग जो है ग्रामर पर ध्यान नहीं देते, बहुत से विद्यार्थी, तो इसलिए उनकी जो लैंग्वेज है कमज़ोर रहती है, वो उसको बराबर लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ग्रामर की नॉलेज की कमी से वो क्या है, सेंटेंस जो भाषा कुछ लिखी होती है, समझते कुछ हैं, या फिर हम अपनी बात को दूसरे से कह नहीं पाते हैं, या दूसरे की बात को हम समझ नहीं पाते। तो ये सब कमियां जो है ग्रामर न जानने की वजह से होती है। तो इसलिए ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, उसमें सब में जो है ग्रामर जो है मेन होता है। देखिए ग्रामर के कारण ही हम जो है शुद्ध रूप से किसी भाषा को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं, स्पीकिंग भी कर सकते हैं। तो अब चूंकि हम लोग देखिए हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं, तो हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो है लैंग्वेज को, इस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना जो है बड़ी कठिनाई होती है उसमें। तो इसलिए भी ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। तो जैसे कि इंडियन स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि पहले, सबसे पहले वो, उसके दिमाग में पहले हिंदी के सेंटेंस आते हैं और हिंदी से फिर वो कन्वर्ट करता है वो उसको इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए उसको ग्रामर की तुरंत ज़रूरत पड़ जाती है। अगर ग्रामर उसको आता रहता है तो वो तुरंत जो है उसको कन्वर्ट कर लेता है और फिर उसको अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है या लिख सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रामर इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है सीखना इसका। और बगैर ग्रामर के हम जो है सही तरीके से कोई भी भाषा अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कहा गया है, इंग्लिश ग्रामर के बारे में कहा गया है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ग्रामर के कड़े नियमों पे आधारित, मतलब कड़े नियमों पे बांधी नहीं जा सकती।
बंधी नहीं है। यहाँ कहीं-कहीं देखिए आपको अपवाद भी मिलते हैं, कहीं तो नियम ग्रामर के फॉलो होते हैं, कहीं नहीं भी फॉलो होते हैं। जैसे आप कोई वर्ड है आपका आई, जैसे ले लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आई, मैं के लिए, तो आई जो है क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है आपका। ये सिंगुलर प्रोनाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कह सकते हैं या मेन वर्ड कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी जो वर्ब जो लगती है इसके साथ में, सिंगुलर के साथ में प्लूरल लगती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर के साथ में देखिए क्या होता है कि प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल भी आ रही है और सिंगुलर भी आ रही है। जैसे आई के साथ में देखिए पास्ट टेंस में क्या होता है, वाज लगता है। और अदर देखिए सेंटेंस में देखिए, जैसे परफेक्ट टेंस में आ जाइए आप, तो वहाँ आई के साथ में क्या लग रहा है, देखिए हैव लग रहा है। जबकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में नियम है कि भाई हैज लगना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इसी तरीके से बहुत कई जगह इसके उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ की ग्रामर के रूल्स जो है फॉलो नहीं होते। जैसे आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने में देख लीजिए, जहाँ पर एफ या एफ ई आता है तो वहाँ पे बी ई एस हो जाता है। अब जैसे प्रूफ शब्द है, वहाँ पे क्या है, एफ आ रहा है, प्रूफ्स या फिर रूफ। तो रूफ क्या है कि उसमें क्या होता है कि एफ जो है हटा के हम बी ई एस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बी ई एस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें एस लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो नियम नहीं फॉलो हो रहा है। तो इसी तरीके से कई जगह पे देखने को मिलेगा आपको लैंग्वेज में, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके सामने ऐसे उदाहरण आएंगे जहाँ पे कि ग्रामर के नियम फॉलो नहीं होते हैं और कहीं कहीं होते भी हैं। तो अब जहाँ नहीं होते हैं उनको क्या है, हमको याद रखना पड़ता है, उनको पर्टिकुलरली उसको याद ही रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो एक ट्रेडिशन में चले आ रहे हैं, उस परंपरा में चले आ रहे हैं, तो उनको लगातार याद ही रखना है, उसमें कोई ग्रामर का नियम फॉलो नहीं होते। तो उन जो हाँ अपवाद स्वरूप है जिन बातों को, उनको हमें अलग से याद रखना पड़ेगा। उसमें कोई नियम नहीं लग, वो कुछ ही हैं जो कि हैं वो, लेकिन उनको जो भी हैं उनको हमें याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि अब ग्रामर में क्या होता है, देखो कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो उसके कुछ निश्चित जो उसके अक्षर होते हैं उन पर उसी से शुरुआत होती है। जैसे हिंदी लैंग्वेज में आ से ज्ञा तक कुछ अक्षर हैं, तो उनकी जो एक निश्चित संख्या होती है, इनको सबको मिला के क्या बोला जाता है, अल्फाबेट बोला जाता है। देखिए तो आ से ज्ञा तक उसमें वर्णमाला है जिसको कि अल्फाबेट कहते हैं। और यहाँ इंग्लिश में क्या है, ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स हैं वो आपके 26 लेटर हैं, तो वो जो है अल्फाबेट हैं। और वो जो एक क्रम में है, तो उस जिस क्रम में है वो ए या बी सी डी इस तरह से, तो वो जो है अल्फाबेटिकल सीरीज कहलाती है। अल्फाबेटिकल जो है उनका ऑर्डर कहलाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे होते हैं। तो इसी ऑर्डर में हम ए से जेड तक जो है लेटर्स को पढ़ते हैं। अब इन लेटर्स को जो है मिला करके, इनको भी जो है क्रम में लगा के, इनको ऑर्डर में लगा के हम क्या है, वर्ड बनाते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होता है वो मिलकर के क्या बनाता है, आपका वर्ड बनाता है। अब वर्ड जो होते हैं, वर्ड बन गया तो अब जैसे कई वर्डों को मिला के फिर हम क्या एक सेंटेंस बनाते हैं। तो उसमें भी देखिए क्या होते हैं कि वो वर्ड जो है वो एक सीरीज में लगे होते हैं, एक ऑर्डर में लगे होते हैं। तो उनका क्रम बिगाड़ा नहीं जा सकता। अगर हम क्रम बिगाड़ देंगे तो फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं, एक क्रम में होते हैं। अगर वो क्रम जो है सही तरीके से बना हुआ है तो हमारा सेंटेंस जो है मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आता है, और वही हमारा जो है सेंटेंस कहलाता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो एक सेंटेंस बनाता है जिसका कि अपना कुछ मीनिंग होता है, जो कुछ अर्थ होता है, तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो अब कई सेंटेंस मिलकर के क्या बनाते हैं, देखिए एक पैराग्राफ बना लेते हैं, और कई पैराग्राफों से मिलकर के फिर एक जो है आपकी एक लैंग्वेज बनती है, एक भाषा बनती है, एक कहानी बनती है, स्टोरी बनती है, या फिर एक एस्से बनता है। तो इस तरीके से वो भाषा तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं आज इसमें क्या है कि जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं आपके, तो इस लेटर्स में या इन अल्फाबेट को जो है दो भागों में बांटा गया है। देखिए अल्फाबेट में इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की या इंग्लिश भाषा की जो अल्फाबेट है उसको दो भागों में बांटा गया है, जो कि पहला भाग है इसका वॉवेल और दूसरा भाग है कॉन्सोनेंट। देखिए कॉन्सोनेंट क्या होता है और वॉवेल क्या, देखिए वॉवेल जो है वो स्वर, हिंदी में बोलते हैं इनको स्वर कहलाते हैं। तो इनकी जो होती है अपनी खुद की आवाज होती है, वॉवेल की, स्वर की जो है अपनी खुद की आवाज होती है, इनमें किसी की मदद नहीं ली जाती। जैसे इसके जो लेटर्स हैं, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल हैं हमारे 5, वो कौन कौन से हैं, पहला है आपका ए, दूसरा है ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर्स जो हैं आपके ये वोवेल कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो इनकी अपनी खुद की आवाज है, ये किसी की मदद से नहीं बोले जाते। आप बोल के भी देख लीजिए, इनको क्या है कि ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनकी अपनी ही आवाज होती है, अपनी साउंड होती है,
ये किसी की साउंड इसमें शामिल नहीं की जाती, जबकि कॉन्सोनेंट क्या है, वो वॉवेल की मदद से बोले जाते हैं। उनको बिना वॉवेल की मदद से वॉवेल की मिला करके उनको शामिल करके हम नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से कॉन्सोनेंट तथा वॉवेल ये 2 भागों में बँट जाते हैं और इन्हीं पर आधारित, इन्हीं पर जो है हम वर्ड बनाते हैं। इन्हीं कॉन्सोनेंट से और वॉवेल को मिला करके जो है हमारे वर्ड बनते हैं, वर्ड से फिर सेंटेंस बनते हैं मिला के, और सेंटेंस से फिर एक आपका पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से फिर एक लैंग्वेज भाषा तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से उसमें हमारी भाषा में बहुत सारे सेंटेंस हुआ करते हैं, और उन सेंटेंस को जो है अब हम क्या है कि देखते हैं कि वो किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आते हैं, तो उनके प्रकार देखते हैं भाई सेंटेंस, क्योंकि भाषा में तमाम तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बात बताई जाती है, या कुछ आश्चर्य व्यक्त किया जाता है कहीं कहीं, तो कहीं कहीं पे कुछ ऑर्डर वगैरह दिया जाता है। तो वो सेंटेंस में हम कई वर्गों में, मतलब क्लास उसमें टाइप में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देखिए हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस बताए गए हैं। जैसा कि इसमें देखिए पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम इसको बोलते हैं कि असर्टिव भी बोला जाता है, इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, और इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट कई नामों से जानते हैं। स्टेटमेंट, तो ये जो है स्टेटमेंट मतलब कोई कथन होती है। डिक्लेरेशन जिससे बना है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव ये गलत लिख दिया, देखिए इसको सही कर लेते हैं। डिक्लेरेटिव, हाँ डिक्लेरेशन से बना है। डिक्लेयर कोई चीज हमें घोषणा करनी होती है, जैसे कोई घोषणा है, कोई बात कहनी है, तो बात तो होगा ये हमारी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स कथन, जो हम कहते हैं अपने मुंह से बोलते हैं, जो कोई बात कही जाती है। असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस का मतलब भी यही है, कोई कथन। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में फिर बांटा गया है। ये आपका एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा देखिए है निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए अफर्मेटिव में क्या होता है कि कोई भी जब कोई बात कही जाती है, उसको हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो होता है हमारा अफर्मेटिव। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा है, जैसे राम इज ए स्टूडेंट। हाँ, तो राम जो है वो क्या है, एक स्टूडेंट है, हमने मान लिया, उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ है। इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम बात को कि हाँ राम एक स्टूडेंट है। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार अगर इसमें क्या होता है, हम इसको नकारते हैं या इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको नकार देते हैं कि ऐसा नहीं है वो, तो वो हो जाता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। इसका भी एग्जाम्पल हो जाता है आपका, देखिए यहाँ पे जैसे इसी को ले लेते हैं, राम इज नॉट, इसमें लगा दिया राम इज नॉट ए स्टूडेंट, तो ये हमारा देखिए निगेटिव बन गया है। अच्छा, इसमें होता क्या है, असर्टिव सेंटेंस जब एंड होता है इसका, जब हम इसको खत्म करते हैं अपनी बात को या स्टेटमेंट को खत्म करते हैं, तो वहां इसके लास्ट में जो है हम एक फुल स्टॉप रखते हैं, जो कि पॉइंट के रूप में होता है। देखिए ये पॉइंट के रूप में यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बात जो है यहाँ पर खत्म हो गई, हम अपनी बात पूरी कर चुके। तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव और निगेटिव मिला करके इनको दोनों को हमें असर्टिव इसको
कहते हैं, असर्टिव में इसको रखा गया है। असर्टिव कहिए चाहे डिक्लेरेटिव कहिए इसको, चाहे स्टेटमेंट कहिए, आप ये अलग अलग नामों से आपको लिखा मिलेगा है बुक्स में कहीं भी। तो हम भ्रम में नहीं जाएंगे, बल्कि एक ही सेंटेंस के बारे में बताया गया, इसके नाम दिए गए हैं अलग अलग, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट है हमारे। स्टेटमेंट को हमने फिर दो भागों में बांटा हुआ है, जो कि पहला है हमारा अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव में क्या होता है कि हमें स्वीकार नहीं करना होता है, कोई बात को नकारना होता है, और अफर्मेटिव में क्या उसको एक्सेप्ट करना होता है। इसके बाद देखिए आता है आपका दूसरा नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए हम कोई भी ये किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका यस या नो टाइप के, और एक होता है WH टाइप के। तो यहाँ पर देखिए इसके भी दो टाइप बताए गए हैं, एक तो है यस या नो टाइप, और दूसरा है WH टाइप, यस नो टाइप सेंटेंसेस। और ये आपका हो गया WH टाइप, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के हो गए। तो यस या नो में क्या होता है कि जैसे हमने इसी में से समझ लीजिए, जैसे राम इज नॉट ए स्टूडेंट, या ये बोला गया हमने राम इज ए स्टूडेंट, इसको ले लेना। तो इसमें क्या होता है, हम क्वेश्चन पूछने के लिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको शुरू में ही लगा देते हैं प्रारंभ में सेंटेंस के, तो वो हमारा जो है यस या नो टाइप का बन जाता है। जैसे हमने इसमें लिखा इज स्टूडेंट, ये देखिए। और इसमें क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो बात हम खत्म करते हैं, अपना क्वेश्चन पूछते हैं, तो एंड हो जाता है जब सेंटेंस का, तो उसमें क्वेश्चन मार्क जो इस तरह का लगा दिया जाता है। इससे हमें इसकी पहचान भी हो जाती है कि हाँ ये हमारा जो कहीं भी लिखा मिलेगा इस तरह का, और इस तरह का मार्क लगा जब मिलेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, अब ये देखिए यस नो टाइप का कैसे हुआ। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को जो है इसका जो जैसे इज है, आर है, एम है, आपका हैज है, डू डज, ये सब जो पहले लगा दिए जाते हैं सेंटेंस के, तो इससे क्या बनता है, ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बन जाता है। और उसमें भी देखिए क्या होता है कि इससे हम यस या नो टाइप का क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो आंसर देंगे हम, जवाब देंगे हम इसका, तो यस या नो में ही होता है। जैसे कहा गया कि राम इज राम ए स्टूडेंट, क्या राम एक विद्यार्थी है, पूछा गया, किसी ने पूछा आपसे कि क्या राम एक विद्यार्थी है, तो आप क्या कहेंगे, यस में कहेंगे, हाँ यस राम इज ए स्टूडेंट, या नो में कहेंगे तो राम इज नॉट ए स्टूडेंट, इस वाला ये वाला सेंटेंस कह देंगे, तो नॉट लगा के कह देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये यस या नो में इसका आंसर दिया जा सकता है, चाहे आप यस में दीजिए और चाहे नो में दीजिए। तो ये इसी को कहा गया यस नो टाइप का। और एक होता है देखिए WH टाइप का, ये सेंटेंस जो है, ये WH टाइप में क्या होता है, देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है, जो कि है व्हाट, विच, वेयर, व्हाई, इस तरीके से। तो इनमें क्या होता है, ये WH उसका ये जो एक इनका एक सीरीज होता है डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड का, और श्रेणी होती है, उसमें कुछ ही वर्ड है WH टाइप के, उन्हीं से उनको लगा करके हम क्वेश्चन वर्ड को यूज करके जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम ले लीजिए आप, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, तो इसका मतलब क्या, तुम्हारा इसमें पूछा जाता है तो तुम्हारा क्या नाम है। तो इस तरह के सेंटेंस में जो है, जब क्या बीच में आता है हिंदी के सेंटेंस में, तो उसमें जो होता है इसका यूज किया जाता है। उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते हम, जब सेंटेंस के बीच में जब क्या रखा होता है, और जब प्रारंभ में सेंटेंस के क्या रहा होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, WH क्यों नाम दिया गया, क्योंकि हर एक वर्ड में आपको WH मिलेगा आपको,
जैसे व्हाट है, वाई है, विच है, वेयर है, इस तरीके से हाउ है, कई सेंटेंस है इस तरीके। तो उनमें सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं डब्ल्यू एच रहता है, हर एक में रहता है। तो ये डब्ल्यू एच का एक ग्रुप है क्वेश्चन वर्ड का, तो उसी में से इसका डब्ल्यू एच जो है सब हमने लेटर ले लिया, तो उसको बता दिया गया भाई कि डब्ल्यू एच टाइप के हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। और इनका जो एक और इस्तेमाल है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन वर्ड है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, जो कि नाउन के सेंटेंस में क्या है, नाउन के जस्ट बगल में आते हैं, तुरंत आगे आते हैं, आगे की तरफ उसके राइट साइड में रखे जाते हैं। तो किसी भी नाउन के साइड में राइट साइड में जब मिलेगा ये रखा जाएगा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करेगा। और यहाँ जो है सेंटेंस के प्रारंभ में जब लगा देंगे, तो ये जो आपका है ये डब्ल्यू एच वाले का क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से। अच्छा, ये निगेटिव सेंटेंस में देखिए एक चीज और है कि कुछ वर्ड में जो है हमारे निगेटिव सेंटेंस बनाने में हमारा जो है, कुछ में क्या होता है कि नॉट नहीं लगाते हैं, तब भी वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि हमने बोला भाई, जैसे ही नेवर कम्स लेट, ये कहा गया ही नेवर कम्स लेट। देखो यहाँ पर क्या है, वो कभी, नेवर का मतलब होता है कि कभी नहीं, वो कभी नहीं लेट आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए नॉट नहीं लगा, जब तभी ये जो निगेटिव सेंटेंस में मतलब इसमें नकारा जा रहा है ना। जहां भी इसी वर्ड से अगर कोई चीज नकारी जाती है और ना के बराबर होती है, उसमें ना का इस्तेमाल होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हम, तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये भी निगेटिव सेंटेंस में ही आएगा और नॉट का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। या कहीं कहीं देखिए आपको कोई दूसरा वर्ड मिलेगा, जैसे जैसे इसको दे दिया गया आई हार्डली गो देयर, ये सेंटेंस है। देखिए इसको देखिए, इसमें क्या है, इसमें निगेटिव निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, जैसे नॉट, नो, इस तरह का वर्ड इसमें नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी ये निगेटिव है। वो कैसे है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका जो सेंस निकल रहा है, इसका जो भाव निकल रहा है, वो निगेटिव ही निकल रहा है, ना के बराबर निकल रहा है। इसमें हार्डली का क्या मतलब, हार्डली का मतलब हार्ड, मतलब मुश्किल से है। तो इसमें कहा गया आई हार्डली गो देयर, मैं वहां मुश्किल से जाता हूँ, मतलब नहीं के बराबर जाता हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ वहां। इसका मतलब ये निकल गया, मतलब मुश्किल से जाता, कभी कभार गया, या तो मतलब इसका कहने का भाव ये निकल गया था कि मैं नहीं ये जाता हूँ। तो ये निगेटिव का सेंस रखता है, तो इसलिए निगेटिव हुआ यहाँ पर। तो इस तरीके से आप निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव समझ गए होंगे। और इस तरीके से ये दूसरा जो इसका भाग है इंट्रोगेटिव भी समझा दिया गया। अब इसके बाद जो है आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें आपको ये ऑर्डर दिए जाते हैं। कोई किसी को ऑर्डर देता है, या किसी से कोई विनती करता है, आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है, और या कोई उसमें प्रार्थना करता है, तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम जो है इसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। या किसी से कुछ कहा जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि तुम ये करके लाओ, या कोई आदेश दिया जाता है किसी को कि ऐसा कुछ करने के लिए, तो वहां पर जो होता है, या किसी को सलाह दी जाती है, सलाह भी दी जाती है, तब भी वहां जो है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस वो कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसकी सेंटेंस की बनावट देखिए क्या होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जिसको है कहते हैं, वो छिपा रहता है। ज्यादातर इसमें यू जो होता है, यू के लिए इस्तेमाल होता है, और यू जो है इसमें छिपा रहता है। इसमें यू को रखा नहीं जाता, यू को दर्शाया नहीं जाता, इसमें यू छिपा ही रहता है। अब कहा जाता है जैसे ओपन द डोर, जैसे कहा गया, ये सेंटेंस देखिए ओपन द डोर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह के सेंटेंस में पहले, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट या इसमें कर्ता ना आकर के इसमें क्रिया आती है। इसकी सेंटेंस की पहचान ही यही है, इसमें जो है और फर्स्ट फॉर्म की जो है वर्ब जो है, क्रिया जो है पहले रखी जाती है। तो और इसमें जो है कर्ता छिपा ही रहता है। देखिए इसमें कहीं देखो नहीं मिलेगा आपको सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है, उसको यहाँ दर्शाया नहीं गया है, वो छिपा हुआ है। अब जैसे कहा गया ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, तो किससे कहा गया है, अगले से कहा गया, दूसरे से कहा गया, सामने वाले से कहा गया कि भाई आप दरवाजा खोलिए, तो मतलब तुम दरवाजा खोलो।
तुम जो है इसमें यू जो है वो छिपा हुआ है, तो लेकिन कहा गया है इसमें आगे शामिल तो है, क्या है कि तुम कहा गया तुम दरवाजा खोलो, अगले से कहा गया तुम के लिए कहा गया, तो लेकिन तुम इसमें शामिल नहीं किया कि इसमें सेंटेंस में नहीं रखा गया, तो ये छिपा हुआ है। तो इसी तरीके से इसमें क्या आदेश दे रहा है कोई किसी को, भाई दरवाजा खोलो, या फिर इसमें रिक्वेस्ट करी जा रही है। जैसे दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। हाँ, ये वाला सेंटेंस देखिए। अब इसमें क्या है, रिक्वेस्ट करी जा रही है आपसे, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो वो एक आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, भाई हाँ कृपा करके मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। तो ये इस तरह के सेंटेंस जो है प्लीज करके या काइंडली करके है, या दूसरा इसी देख लेते हैं तीसरा सेंटेंस। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। तो इस यहाँ भी देखिए काइंडली है, प्लीज है, इस तरह के जो सेंटेंस में लगा मिलेगा हमको तो हम तुरंत समझ जाएंगे तो कि भाई ये सेंटेंस जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसमें देखिए कहीं भी कोई कर्ता नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं शामिल है, सब्जेक्ट को कहीं जगह नहीं दी गई है इसमें। जैसे सब्जेक्ट है यू, कहा जा रहा है तो आपसे कहा जा रहा है, अगले से कहा जा रहा है तुम, इसमें है लेकिन छिपा हुआ है, वो इसमें कहीं है नहीं, तुमके लिए कोई सब जगह नहीं मिली। तो यहाँ पर ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस में रखे जाते हैं, और इनकी पहचान यह है कि सबसे पहले जो है कर्ता के स्थान पर इनमें वर्ब लगाया जाता है। देखिए ओपन है, ये वर्ब है, ये जो क्रिया को है पहले स्थान दिया जाता है इसमें, तो इसकी यही पहचान है। देखिए यहाँ भी देखिए प्लीज गिव मी, देखिए यहाँ भी आया गिव, और ये इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको, काइंडली प्लीज लगा हुआ, तो ये जो है इंपरेटिव में, इसमें ये क्या है, रिक्वेस्ट हो रही है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। तो किसी और में सेंटेंस में सलाह भी दी जाती है। तो जैसे किसी को कहा गया, सलाह दी जाती है, आओ चलें ये काम करें, तो जैसे लेट अस वॉक, तो इस तरह के सेंटेंस हैं मिलेंगे आपको। तो ये सब सेंटेंस जो है वो क्या है, वो इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। इसके बाद आता है देखिए चौथा आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें अपने मन की इच्छा व्यक्त की जाती है। जैसे किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी को श्राप दिया जाता है, कोई दिल से कुछ कहता है किसी से, कोई कामना करता है, किसी को आशीर्वाद देता है, कोई दुआ देता है या बददुआ देता है, जैसे कहते हैं। तो उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखे जाते हैं, ऑप्टेटिव। तो इनमें जैसे हमने इसके सेंटेंस के उदाहरण देख लीजिए, इसके क्या है, जैसे कि इसमें पहला जैसे हम लिखते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू, देखो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि आगे इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है। ये मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब जो है आपकी उम्र लंबी हो, लंबे दिनों तक जियो, है कोई आशीर्वाद दे रहा है कि आपकी उम्र बढ़े। ये कई मतलब है इसके, आप लंबे समय तक जिए, आपकी उम्र लंबी हो, चाहे जैसे इसको कह सकते हो। तो इस तरीके से है, या मे यू लिव लॉन्ग, ये हो गया एक। मे, इसमें ज्यादातर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको मे लगा हुआ मिलेगा, मे से शुरुआत होती है इनकी ज्यादातर। तो जैसे मे गॉड, हाँ ये देखिए सेंटेंस देखो, ये मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, भगवान मतलब आपको सफलता के साथ में आशीर्वाद दे, सफलता प्रदान करे आपको। मे गॉड ब्लेस यू, सफलता का आशीर्वाद दे, भगवान आपको सफलता प्रदान करे, भगवान आपको सफलता के साथ में आशीर्वाद दे, इस तरह के सेंटेंस हैं। तो ये मे से लगा हुआ मिलेगा, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा रहता है। और तो इस तरह का, अच्छा मे का प्रयोग जो है हम देखिए दो जगह करते हैं, एक तो ऑप्टेटिव में भी होता है इसका प्रयोग, और एक होता है हमारा जो है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग होता है मे का, जैसे मे आई कम इन सर, जैसे बोला गया। ये यहाँ देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मे का प्रयोग देखिए यहाँ भी हो रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी। आप यहाँ देख लीजिए मे का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी। तो इंट्रोगेटिव में कैसे होता है देखिए, इसमें भी प्रारंभ में लगा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग है। और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं होता है। इसकी पहचान यही है, ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मेल लगा मिलेगा और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मेल लगा मिलेगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव है और कौन सा ऑप्टेटिव है। तो ऑप्टेटिव में क्या होता है कि इसमें आपको मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन ये मिलेगा, और इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, जो कि सभी में लगता है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इसकी ये डिफरेंस है। देखिए मे का प्रयोग दोनों जगह होता है, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी। तो इस तरीके से 4 काइंड हमने समझ लिए इसके। और एक और है इसका 5वां काइंड देख लेते हैं, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाँ देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम अपनी खुशी या दुख जाहिर करते हैं, अपना व्यक्त करते हैं। कोई बहुत अचानक से खुशी हो जाए, अचानक से कोई दुख आ जाए, या किसी को बहुत बड़ी कोई चीज मिल जाती है, कोई बड़ा पद मिल गया, उसमें खुशी में वो नाचने गाने लगा। इस तरीके से वो जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। इनमें क्या आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, अचानक से कोई आश्चर्य, अचानक से दुख व्यक्त किया जाता है। तो ये अचानक होता है, ये कोई पहले से बता के नहीं होता, पता नहीं होता, अचानक में होता है। तो वही होता है एक्सक्लेमेशन होता है। इसमें एक्सक्लेमेशन में आश्चर्य, आश्चर्यजनक जो है बातें होती हैं, तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे कुछ इसमें वर्ड भी होते हैं। हाँ, अब ये देखिए इसमें ये जो है इसमें भी देखिए मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन रखे जाते हैं। जैसे ये कुछ वर्ड है, जैसे एक्सप्लेनेशन वर्ड होते हैं, एक्सप्लेनेशन के स्पेशल वर्ड होते हैं, जैसे हुर्रा है, ऊफ है, आउच है। इस तरह के वर्ड जो है जब सेंटेंस में आते हैं तो उनके तुरंत बाद हम जो है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन रखते हैं। जैसे है, तो ये होता है, इसमें क्या मतलब हुआ इसका, ये खुशी जाहिर होती है। हुर्रा का मतलब होता है खुशी से, कोई कह रहा है कोई कुछ लोग कह रहे हैं भाई वी हैव वन द मैच, हमने जो है वह खुशी में उछल पड़े या खुशी में अपनी जाहिर करे कि भाई हमने तो मैच जीत लिया। तो इस तरीके से है। और दूसरे सेंटेंस में देखिए जो दुख का वाला है सेंटेंस, देखो उसमें एलास आता है। एलास, एलास मीन्स भी क्या होता है, ये दुख का शब्द है, दुखी होने का। एलास, जैसे कहा गया एलास ही, अचानक में, इसमें दुख दुख व्यक्त किया गया है। और ऊपर वाले सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में क्या है, खुशी जाहिर की गई है, और यहाँ पे दुख, एलास ही डेड, अरे वो मर गया, अरे कर दिया, अच्छा अचानक में है, उसके मुंह से निकलता है, अचानक निकलता है मुंह से, अरे ऐसा हो गया। तो वही एलास ही डेड। तो ये आपका दुख का, यहाँ पे दुख व्यक्त किया जा रहा है, और यहाँ पे खुशी है, देखिए है यहाँ पे खुशी, और यहाँ पर देखिए दुख। इसी तरीके से और भी सेंटेंस है आश्चर्य में, जैसे व्हाट ए लवली सीन है। तो कुछ क्वेश्चन वर्ड का भी यूज होता है जहाँ पे, तो यहाँ पे फिर उसके आखिर में लगता है। ये जो मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये जाके एंड में लगाया जाता है। व्हाट ए लवली सीन, STIEN। तो इस तरीके से ये पांचों जो हैं आपके, हमने इसमें वर्णन के द्वारा इसमें आपको समझाया, और शायद आपको समझ में भी आया होगा, और इसको आप समझते चलिए। तो ये आज एक ग्रामर की शुरुआत है जो कि 0 लेवल से की गई है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको समझने में मिली होंगी, और आगे भी समझाते रहेंगे। तो वीडियो लाइक अगर करते रहिए आप लोग, वीडियो को शेयर भी करिए दूसरों को, जिससे कि नए लोग भी जो हैं वो आप इस वीडियो को देखें और उससे कुछ ज्ञान हासिल करें।
और उससे अपनी लैंग्वेज को मजबूत करें। तो इस तरीके के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, जो कि एक अलग प्लेलिस्ट में आपको इकट्ठे होते रहेंगे, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से, और उसमें आप देखते चलिए। और आगे भी आप अपने सुझाव भी देते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए, जिससे कि हमको एक मार्गदर्शन मिले और अच्छे वीडियो बनाने की। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।